क्या आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि हजारों साल पहले जब पूरी दुनिया पहियों का आविष्कार ही कर रही थी, तब भारत में उड़ने वाले विमानों का जिक्र शुरू हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की, जहाँ पर विज्ञान, तकनीक और आध्यात्म का बहुत ही विशेष संगम देखने को मिलता है। और इन सब विषयों में सबसे ज्यादा रोमांचक विषय है विमान, यानी कि उड़ने वाले यंत्र। दोस्तों, आज हम जिस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जिसे आधुनिक विज्ञान का चमत्कार माना जाता है, उसके बीज प्राचीन भारत के ग्रंथों से मिलते हैं। ऋग्वेद, महाभारत, रामायण और सबसे जरूरी विमानिका शास्त्र, इन सब में उड़ने वाले विमानों का बहुत ही विस्तार से वर्णन देखने को मिलता है हमें। और दोस्तों, जो मैं यहाँ बातें कर रहा हूँ वो सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि इन सभी ग्रंथों में बहुत ही टेक्निकल वर्णन भी दिए गए हैं विमानों के, जैसे कि विमान की बनावट, उसका संचालन, विमान में कौन सा ईंधन यूज होगा, उसके चलाने वाले इंसान की पोशाक किस तरह की होगी, या फिर वहां पर विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों का खान पान क्या होगा। ऋग्वेद में अश्विन नाम के देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिनके पास त्रिकोण आकार की 3 मंजिल वाली उड़ने वाली एक मशीन थी। दोस्तों, इस विमान में ना 3 लोग बैठ सकते थे और ये बहुत आसानी से हवा में उड़ सकता था। इसमें 2 पंखे थे और ये लोहे, चांदी और सोने से बना हुआ था। कहा जाता है कि इस विमान की मदद से अश्विन देवताओं ने समुद्र में फंसे हुए एक राजा की जान बचाई थी। जरा सोच कर देखिए, हजारों साल लिखे गए ग्रंथ में इस प्रकार के विमान की इतनी विस्तार से चर्चा देखने को मिलती है हमें। अब आइए बात करते हैं सबसे ज्यादा चर्चा में जो ग्रंथ है, यानी कि विमानिका शास्त्र। विमानिका शास्त्र को महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित माना जाता है। इस ग्रंथ में 1000 से अधिक अध्याय, 500 से अधिक नियम और 3000 से अधिक श्लोक हैं। इस ग्रंथ में इस बात को साफ साफ बताया गया है कि विमानों को किस प्रकार बनाया जाए, उन्हें किस प्रकार उड़ाया जाए, कहां कहां पर उन्हें उड़ाना चाहिए, किन उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए और युद्ध के समय किन हथियारों का उपयोग करें। दोस्तों, ये ग्रंथ अपने आप में विमानों की एक टेक्निकल स्टडी की तरह है, जैसे कि किसी वैज्ञानिक शोध की तरह हो। विमानिका शास्त्र के अनुसार विमान केवल उड़ने वाली मशीनें नहीं थी, बल्कि इनमें से कुछ जमीन पर चल सकते थे तो कुछ पानी में तैर भी सकते थे। इसमें से कुछ विमान तो पनडुब्बी की तरह भी काम कर सकते थे, यानी कि सबमरीन। और आप यकीन नहीं करोगे, इस शास्त्र के अंदर ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी मिलता है हमें। इस ग्रंथ में इस बात को साफ साफ बताया गया है कि विमान को बनाने के लिए हमें किस प्रकार के धातुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही पारे यानी मरकरी से चलने वाले इंजन का भी जिक्र मिलता है, जिसकी मदद से विमान किस तरह हवा में स्थिर रह सकता है। इसमें इस बात का भी जिक्र देखने को मिलता है कि किस प्रकार से विमान को अदृश्य बनाया जा सकता है, जिसकी मदद से युद्ध के दौरान इस विमान से जासूसी भी की जा सके। दोस्तों, इस ग्रंथ में कुछ प्रकार के विमानों का नाम भी देखने को मिलता है हमें। शकुन, सौंदर्य, रूप, त्रिपुरा, इस प्रकार के कुछ विमान, जिसमें से हर विमान का एक अलग कार्य होता था। कुछ विमानों को जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, कुछ विमानों को शांति बनाए रखने के लिए, कुछ विमानों को राजा रानियों के आवागमन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए इन सभी विमानों में अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि अगर ऐसा है तो भारत ऐसा कुछ बना क्यों नहीं लेता। मैं कहूँगा कि हमारा दुर्भाग्य ही है कि ये जो किताब है ये आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक बहुत ही रोचक बात है, इस किताब की एक कॉपी का एक अंश जो है वो 1860 से 1865 के बीच हमें प्राप्त हुआ। दोस्तों, उस पन्ने में ना सिर्फ श्लोक ही नहीं थे, बल्कि इस प्रकार के विमानों का एक डिटेल स्ट्रक्चर भी बना हुआ था। बाद में इस पन्ने का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया और सबसे पहले GR जोशी नाम के शोधकर्ता ने इस पन्ने का अनुवाद किया और कई सारे विद्वानों ने इस पर अनुसंधान भी किए। हाँ, ये बात सही है कि आधुनिक समय में कई सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो इस पर सवाल उठाते हैं, जिनका उत्तर नहीं है हमारे पास। लेकिन भारत के कई सारे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि महर्षि भारद्वाज ने हजारों साल पहले ऐसी चीजों का वर्णन किया था अपनी इस किताब में, जो हमें आज देखने को मिलते हैं, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी या फिर हम कह सकते हैं जेट इंजन। इस प्रकार की चीजों का वर्णन हमें उस किताब में देखने को मिलता था। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हमें महर्षि भारद्वाज की इस किताब के और पन्ने मिल जाए, इस किताब के और अंश मिल जाए,
तो हम फिर से विज्ञान में संपूर्ण विश्व से आगे हो सकते हैं। आज का युग साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। आजकल जहाँ ज्यादा टेक्नोलॉजी है उसी देश को सबसे ऊपर माना जाता है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि प्राचीन समय में भारत ही इस प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी का केंद्र था। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हमारे ग्रंथ केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं थे, बल्कि उनमें एक महत्वपूर्ण ज्ञान छुपा हुआ था। और शायद यही वजह है कि आज के समय में दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत के ग्रंथों को सिर्फ माइथोलॉजिकल चीजें नहीं मानते, बल्कि हिडन साइंस के नाम से भी जानते हैं, हिडन साइंस की तरह भी देखते हैं। दोस्तों, वैमानिका शास्त्र केवल एक किताब नहीं है, बल्कि ये तो उस युग की झलक है जहाँ पर मनुष्य ने प्रकृति के साथ मिलकर आगे बढ़ना सीखा था, जहाँ पर विमान ट्रांसपोर्ट के साथ साथ एक संपूर्ण युद्ध प्रणाली का हिस्सा भी था। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप किसी मंदिर की दीवार पर किसी उड़ने वाले विमान का जिक्र देखें या फिर किसी ग्रंथ में आकाशयान नाम के किसी शब्द को सुने, तो उसे केवल एक कल्पना ना समझें, क्योंकि ये एक सत्य है। हो सकता है कि वो हमारे इतिहास की एक भूली बिसरी तकनीक हो जो आज फिर से जिंदा होने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और इस प्रकार की जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात पता चल सके कि हमारा इतिहास कितना ज्यादा महान है। मैं हूं सुधांशु चौधरी। जय हिंद।